हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। आज की क्लास में हम जो सेकंड ग्रेड है जिसमें फर्स्ट पेपर होता है जीके वाला, जिसमें फर्स्ट पेपर जीके वाला होता है, तो सेकंड ग्रेड का जो पेपर है जो 2010 से लेकर के 2024 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, 2024 की 2025 में परीक्षा हुई हैं, अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनके हम सॉल्व पेपर लेके आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये। आज का मॉडल पेपर है, आज का सॉल्व पेपर है, वो है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2024 परीक्षा हुई थी, जिसकी परीक्षा 16 फरवरी 2025 को हुई थी। 16 फरवरी 2025 को हुई थी। जो सामान्य ज्ञान का पेपर है, पहला प्रश्न पत्र है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। ये पेपर हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग का, हुआ था पीटीआई का, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। आज हम इस सॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, अंत तक वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और अधिक से शेयर भी करें। हम आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छी क्लास लेके आए हैं जिसमें आपको संपूर्ण व्याख्या सहित क्वेश्चनों को हल कराएंगे। जितने भी परीक्षा क्वेश्चन आए हैं इस सॉल्व पेपर में, जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, उनको हम संपूर्ण व्याख्या सहित हल कराएंगे। और आपको पीडीएफ से पढ़ना है इनकी डिटेल, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप वीडियो की पीडीएफ और महत्वपूर्ण भी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। आज की क्लास में हम ये मॉडल पेपर है, सॉल्व पेपर है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। आगे के 50 क्वेश्चन हम अगले क्लास में कराएंगे। पहली क्लास में हम आधे क्वेश्चन कराएंगे 50, अगली क्लास में हम 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न दे रखा है, कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा गया है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है। 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई थी। नहीं, जयपुर जिले में नहीं की गई थी, झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई थी। 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर्ज रही थी। बिल्कुल सही है। तो ए और सी सही है। इसमें पूछा है सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? बी सही नहीं है, तो बी, केवल बी सही नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 2011 में जो पुरुष साक्षरता थी वो आपकी झुंझुनू जिले में सर्वाधिक थी। सबसे कम पुरुष साक्षरता थी वो आपकी प्रतापगढ़ में थी, और सर्वाधिक साक्षरता दर थी वो आपकी कोटा में थी, 76.56%। कितनी थी? 76.56% थी। ये बी ऑप्शन गलत है, जयपुर में नहीं थी, ये कोटा में थी। तो इसमें आपका केवल बी ही यह वो सही नहीं है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल भी दे रखी है दोस्तों कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू में थी, सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में थी, और सर्वाधिक साक्षरता दर थी वो कोटा में थी, 76.56% थी। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में ओरण क्या है? राजस्थान में ओरण क्या है पूछा गया है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पूर्वी राजस्थान के चारागाह, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन, पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन, अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में जो ओरण है वो ओरण है
वो आपका पश्चिमी राजस्थान में पवित्र उपवन होते हैं। पवित्र जो उपवन होते हैं, बगीचे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उरण कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल है आपका 60 सेमी की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो राजस्थान की जितनी भी समवर्षा रेखाएं उनको देख करके जाना है दोस्तों। तो 60 सेमी की समवर्षा रेखा है वो राजस्थान के किन जिलों से निकलती है? जयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, अजमेर। तो 60 सेमी की समवर्षा रेखा है वो आपकी जयपुर से निकलती है, राजसमंद से निकलती है, अजमेर से निकलती है, सवाई माधोपुर से नहीं निकलती है। तो ए, सी और डी, ए सी डी दे रखे हैं आपके ऑप्शन 1 में दे रखते हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो 60 सेमी समवर्षा रेखा है वो आपकी सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अलवर, अजमेर इन जिलों से होकर के निकलती है 60 सेमी वर्षा रेखा। आपका अगला सवाल है कि सोनालिका, गंगा, सुनहरी एवं चम्बल 65 उच्च उत्पादक किस्में किसकी हैं? ज्वार की, मक्का की, गेहूं की, जौ की। अनुत्तरित प्रश्न। तो सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चम्बल 65 हैं जो आपकी गेहूं की किस्में हैं। किसकी हैं? गेहूं की। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। दोस्तों नीचे दी गई कूट को सही उत्तर का चयन भी करना है। पर्यटन स्थल दे रखे हैं, अवस्थिति दे रखी है। तो लोहागढ़ पर्यटन स्थल है वो आपका भरतपुर में है। स्वर्णकोटी है वो आपकी टोंक में है। दिलवाड़ा है माउंट आबू में है। कैला देवी करौली में है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें 3, 4, 1, 2। अब 3, 4, 1, 2 कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 3, 4, 1, 2 दे रखे हैं आपके ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग जिले में स्थित सुमेलित नहीं है? पूछा गया सीमेंट उद्योग दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिरला व्हाइट हाउस सीमेंट है वो नागौर में है। बिल्कुल सही है दोस्तों। मंगलम सीमेंट है वो आपका कोटा में है। बिल्कुल सही है। रायश्री सीमेंट है वो आपका बांसवाड़ा में है। यही गलत है। ऑप्शन 3 ही गलत है। एसीसी सीमेंट बूंदी में है। बिल्कुल सही है। तो रायश्री सीमेंट है वो बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो इसमें ऑप्शन 3 आपका सही नहीं पूछा है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 2011 की जनगणना से अनुसार राजस्थान में अधिकतम और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः थे? टोंक एवं जैसलमेर, नागौर और धौलपुर, बीकानेर और धौलपुर, नागौर और बीकानेर। अनुत्तरित प्रश्न। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अधिकतम एवं न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले थे वो आपके थे नागौर और धौलपुर थे। नागौर और धौलपुर। नागौर में अधिक शहरी लिंगानुपात था और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात धौलपुर में था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खम्मात की खाड़ी में विसर्जित करती हैं अर्थात खम्मात की खाड़ी में ले जाती हैं? साबरमती, पश्चिमी बनास, माही। 3 नदियां दे रखी हैं दोस्तों। इनमें से जो खम्मात की खाड़ी में जल ले जाती है वो आपकी साबरमती नदी ले जाती है और पश्चिमी बनास नदी ले जाती है। माही है वो पश्चिमी खम्मात की खाड़ी में नहीं ले जाती। यह है। एक बार फिर दे दो दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन में कोई पूछा गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खम्मात की खाड़ी में विसर्जित करती हैं मतलब खम्मात की खाड़ी में ले जाती हैं? साबरमती नदी खम्मात की खाड़ी में ले जाती है। माही नदी खम्मात की खाड़ी में ले जाती है। लेकिन जो पश्चिमी बनास है वो कच्छ के रन में ले जाती है। तो ये नहीं है। तो इसमें पूछा है ले जाती हैं खम्मात की खाड़ी में, वो आपकी ए और सी आपकी ऑप्शन 2 में दे रखी है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब
हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बिलाली तथा बरवाड़ा हैं उत्तरी अरावली के दर्रे, मध्य अरावली की चोटियां, दक्षिणी अरावली की चोटियां, उत्तरी अरावली की चोटियां, उत्तर प्रदेश। तो बिलाली और बरवाड़ा हैं वो आपकी उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों, जिसमें सूची 1 में पशुधन दे रखे हैं, सूची 2 में नस्लें दे रखी हैं। तो भेड़ की कौन सी नस्ल है, ऐसे मिलान करना है दोस्तों। तो भेड़ की नस्ल हो जाएगी सोनाड़ी, भेड़ की है सोनाड़ी हो जाएगी। गोवंश हो जाएगी आपकी गिर, ऊंट हो जाएगी आपकी बीकानेरी ऊंट, बकरी हो जाएगी बरबरी। तो आपका सही जवाब होगा 2 4 3 1, 2 4 3 1। अब 2 4 3 1 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन 2 में दे रखते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मेवाड़ शासक राय सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगना को लेना आरंभ किया था। उक्त कथन में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पूछे गए हैं कौन से कथन इस कथन के बारे में सत्य हैं। तो टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये तो पहली मुगल चौकी मांडल थी, नहीं ये गलत है, पहली मुगल चौकी मांडल नहीं थी। इसमें पूछा सत्य, ये तो सही तो हो जाएगा। और आपका सी नंबर दे रखा है, इस अभियान में 58,000 रुपये प्राप्त हुए थे, नहीं ये भी गलत है। तो इसमें केवल एक सही है, केवल एक सही है। तो आपका ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जालौर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था, कीर्तिपाल, कानड़देव, समर सिंह, सामन सिंह, अनुत्तर प्रश्न। तो जालौर के जो सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक था वो आपका कीर्तिपाल था। कौन था, कीर्तिपाल। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो सामन सिंह था वो गोल वंश का संस्थापक था। कानड़देव प्रबंध था वो चौहान वंश का शासक था, जवालीपुर में, जालौर में। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में वर पक्ष का वधू पक्ष के पिता द्वारा स्वागत किए जाने की रिवाज को क्या कहा जाता है। तो वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को स्वागत किए जाने की रिवाज को क्या कहा जाता है, बत्तीसी नूतना, मधुपर्क, मुकुलावा, मायरा, अनुत्तर प्रश्न। तो आपका जो मायरा होता है वो भात भरना होता है, और मुकुलावा होता है वो घोड़ा होता है, मधुपर्क होता है वो सामेला होता है, बत्तीसी नूतना होता है भात नूतना होता है। तो इसमें मधुपर्क होता है वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष के पिता द्वारा वर पक्ष की स्वागत किया जाता है, उसे कहते हैं आपको मधुपर्क। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कथन और कारण दे रखे हैं। तो कथन दे रखा है, लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति हेय समझी जाती है। लालदासी संप्रदाय के लिए भिक्षावृत्ति हेय समझी जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और कारण दे रखा है आर, वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं, वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं, आर भी सही है दोस्तों। और व्याख्या भी सही कर रहा है इसकी, अर्थात स्पष्टीकरण भी सही दे रहा है। तो ए आर दोनों सत्य हैं और आर की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था। रायसेन के सहेलदी तमर के द्वारा, डूंगरपुर के रावत उदय सिंह के द्वारा, मारवाड़ के राव गंगा के द्वारा, चंदेरी की मेदिनी राय के द्वारा, अनुत्तर प्रश्न। तो खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने जो हिंदू शासक थे उसको राणा सांगा के शांति समझौते के लिए प्रस्ताव भेजा था, वो आपका भेजा था रायसेन के द्वारा। रायसेन के जो सहेलदी तमर थे उनके द्वारा प्रस्ताव भेजा था शांति के लिए। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, खलकानी माता गधा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है। जो खलकानी माता का गधा मेला लगता है
वो आपका जयपुर जिले के भावगढ़ बंध्या गांव में लगाया जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी? घुसीलाल, जाजोदिया, अमरचंद भाटिया, देवी प्रसाद, सेठ दामोदर दास राठी, अनुत्तम प्रश्न। तो अमरचंद भाटिया के द्वारा 1857 क्रांति में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता दी गई थी, इसलिए अमरचंद भाटिया को 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भामाशाह कहा जाता है। ये ग्वालियर के खजांची थे। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? घाणेरा, बनेड़ा, रिया, भेड़ाए, अनुत्तरित प्रश्न। तो मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वो आपका हो जाएगा बनेड़ा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित रखती हैं? तीरताली, भवई, कच्ची घोड़ी नृत्य, चरी नृत्य, अनुत्तरित प्रश्न। तो आपका जो किशनगढ़ की फल्गुबाई है वो आपकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, वो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? तो सूर्य मंदिर था आपका चित्तौड़गढ़ जिले में, वो आपका था कालिका माता का मंदिर था, वो आपका सूर्य मंदिर था जो चित्तौड़गढ़ किले में स्थित था। ऑप्शन 1 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने को क्या कहलाते थे? ख्यालानामा, मोदी खाना, तोप खाना, सूरत खाना। तो जो सवाई जयसिंह के द्वारा जो चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने थे उनको कहा जाता था सूरत खाना कहा जाता था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो मोदी खाना था वो आपका भंडार गृह था, जो भंडार गृह था मोदी खाना था, वो उपहार रखे जाने की जगह को तोप खाना कहते थे। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल दे रखा है आपका, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते थे? बाबूजी, गौगाजी, हड़बूजी, तेजाजी, अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में जो किसान थे वो हल चलाते थे, उस समय वो तेजाजी की गीत गाते थे, जीवनी के गीत गाते थे। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो तेजाजी थे उनका जन्म खड़ला नागौर में हुआ था, उनकी मृत्यु सुरसरा अजमेर में हुई थी। उनके पिता का नाम ताहड़जी जाट था, माता का नाम उनकी पत्नी का नाम पेमल दे था, घोड़ी का नाम लीणर था। इनको कालाबाला के देवता, धोलिया जाट और 20 सांपों के देवता भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, बैराट, अनुत्तरित प्रश्न। तो जो कीचक का महल है वो आपका बैराट सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4। अगला सवाल है आपका, रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया था? राजस्थान सेवा संघ, सदविद्या प्रचारणी सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो सबसे पहले राजपूताना उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु जिस संस्था का गठन किया गया था वो आपकी संस्था थी राजपूताना मध्य भारत सभा थी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी 1919 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की गई थी। सदविद्या प्रचारणी सभा 1920 में शुरुआत की गई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की शुरुआत 1930 में की गई थी। अगला सवाल दे रखा है आपका,
निम्नलिखित पिंगल साहित्य की रचनाओं को उनके लेखकों से सुमेलित करना है। दोस्तों पुस्तक दे रखी है और लेखक दे रखे हैं, सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। तो अवतार चरित्र थी वो आपकी नरहरि दास की थी, नरहरि दास की थी। और रामगुण सागर थी और आपकी प्रताप कुमार की थी। विनय मालिका थी आपकी दयाबाई की, किसकी थी? दयाबाई की। और अणभैराणी थी आपकी रामचरण जी की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें 3-1-4-2, 3-1-4-2 आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। 3-1-4-2 ऑप्शन 3 में दे रखते हैं, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, मेवाड़ के राज चिन्ह में एक ओर भील एवं दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई थी? शिलादित्य, प्रताप, सांगा, राय सिंह, अनुत्तर प्रश्न। तो ये प्रथा शुरू हुई थी वो आपकी प्रताप के समय शुरू हुई थी, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? पूछा गया है कि जो एक ही आंदोलन हुआ था उसके क्या उद्देश्य थे? एक ही आंदोलन के उद्देश्य, तो राज्य एवं जागीरदार द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध, बिल्कुल सही है। राज्य एवं जागीर की कचहरियों तथा न्यायालयों का बहिष्कार, ये भी सही है। भीलों और गरासियों का सामाजिक उत्थान, ये भी सही है। तो सभी सही है, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, महाराजा ध्वज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? मानिक चंद, गोविंद दास, गोवर्धन दास, कल्याण दास, अनुत्तर प्रश्न। जो मानसिंह ने जयपुर में गोविंद जी का मंदिर बनवाया था उसके वास्तुकार थे वो आपके गोविंद दास थे। कौन थे? गोविंद दास थे, गोविंद जी मंदिर के वास्तुकार। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो अलवर रियासत में जो वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित किया था वो आपका हरि नारायण शर्मा ने किया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। हरि नारायण शर्मा ने अलवर में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं को समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1947, अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1946, जुलाई 1946, अनुत्तर प्रश्न। तो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी आपकी 5 जुलाई 1947 को की गई थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिसके अध्यक्ष थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे एवं सचिव थे वो बीपी मेनन थे। अगला सवाल है आपका, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों और सही कूट का चयन करना है दोस्तों। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कथन दे रखे हैं, यह एक स्वायत्त शासी निकाय है, यह एक स्वायत्त शासी निकाय है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके पास अपना अन्वेषण दल है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों ही सही है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 संसद द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को की गई थी। जो क्रियाशील हुआ था वो आपका 2002 से हुआ था। संशोधन, इसमें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया था। परिवर्तन, राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष 2 सदस्यों का प्रावधान है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो आपके गंगाराम मूल चंदानी हैं एवं सदस्य हैं वो आपके न्यायमूर्ति श्री रामचंद्र सिंह झाला और अशोक कुमार गुप्ता हैं। अगला सवाल दे रखा है आपका, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों के नामों को उनके
कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। राज्यपाल दे रखे हैं दोस्तों, उनका कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। ओपी मेहरा, सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, वसंतराव पाटिल। इनमें से क्रम से व्यवस्थित करें तो आपका हो जाएगा, पहले आए थे आपके रघुकुल तिलक, उसके बाद ओपी मेहरा, उसके बाद बलवंत राम पाटिल, फिर सुखदेव प्रसाद। तो आपका सही जवाब बनेगा इसमें CADV, CADV, CADV। अब CADV आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ऑप्शन 4 में दे रखे हैं, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नांकित में से कौन राजस्थान की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर थे? तो 14वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे वो आपके प्रद्युम्न सिंह थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित किस बात के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है? तो यह सलाह दी थी वो आपकी बनाम रवैया बात 2016 में दी गई थी। कब दी गई थी? बनाम रवैया बात 2016 में, नवाब रवैया बात 2016 में दी गई थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से किस दिनांक को हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था? जो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशनराव बागड़े, जिन्होंने राजस्थान का पदभार ग्रहण किया था, वो आपका ग्रहण किया था 31 जुलाई 2024 को ग्रहण किया था पदभार। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? तो राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है वो आपका अनुच्छेद 323 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं? PTC हैं, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं 5, 6, 4, 7। तो राजस्थान में जो पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं वो आपके हैं 6। कितने हैं? 6 हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 168, 167, 165, 166। तो अनुच्छेद जो 167 है उसके अनुसार ही भारत के राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 167 में। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपका, राज्यपाल के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने थे। राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्य सचिव हैं जो पहले तो मुख्य सचिव थे राजस्थान के, फिर बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने थे, CAG के अध्यक्ष बने थे? वो आपके थे राजीव महर्षि थे। कौन थे? राजीव महर्षि। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 14, 15, 16, 13। अनुत्तरित प्रश्न। तो जो राजस्थान की जन लेखा समिति है जिसमें सदस्यों की संख्या है वो आपकी 15 होती है। कितनी होती है? 15। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला है क्वेश्चन आपका करंट जीके का है, करंट के परिपेक्ष में है, आ सकता है। 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सलूमा डूंगरपुर, बांसवाड़ा सिरोही, भीलवाड़ा उदयपुर, राजसमंद उदयपुर। अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको सशक्तिकरण पुरस्कार, दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया था, वो आपके जिले थे सलूमर और
डूंगरपुर। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका करंट की परिप्रेक्ष्य में। अगला सवाल, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया था? चंद्रप्रकाश देवल, कीर्ति शर्मा, पीपी चौधरी, शंकर सिंह राजपुरोहित, अनुचर कृष्ण। आपका दिया गया था दीपचंद्र जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया था, वो आपका चंद्रप्रकाश देवल को दिया गया था। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है वो भी करंट से है दोस्तों। राजस्थान की एमएसएमई नीति 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है पूछा गया है। तो एमएसएमई नीति के बारे में सत्य कथन असत्य कथन पूछा है दोस्तों। तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर पर 5 लाख रुपए तक का पुनर्वर्णन नहीं, ये गलत है दोस्तों। तो एक ही इसमें गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन ए ही आपका हो जाएगा सही जवाब। इसमें जो एमएसएमई है, एमएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता, बिल्कुल सही है, ये आता है। एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान, ये भी है। ऋण पर अतिरिक्त 2% का ब्याज अनुदान, ये भी है, लेकिन ये गलत है पहला वाला, तो इसमें गलत ही पूछा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। करंट के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे दोस्तों। अगला सवाल है आपका, वो भी करंट के परिप्रेक्ष्य में ही दे रखा है। अक्टूबर 2024 में राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था वो आपका भीमराव समंद में किया गया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका हाल ही में सितंबर 2024 करंट के परिप्रेक्ष्य में है। सितंबर 2024 में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हनोवर जनवरी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर जो वर्ल्ड डेप्थ शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता है। वह स्पर्धा जिनमें से उन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता है वो कौन सी है? किसमें जीता था? शूटिंग में। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम, महिला 25 मीटर पिस्टल, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल, महिला 10 मीटर एयर राइफल्स, अनुत्तर प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो 10 मीटर एयर पिस्टल थी महिला की, उसमें जीता था, उसने स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल भी आपका करंट के परिप्रेक्ष्य में है दोस्तों। 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024 का समारोह हुआ था वो आपका जोधपुर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोधपुर में। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, पैराशूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा राजस्थान की मोना अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। मोना अग्रवाल के बारे में कथन दे रखे हैं दोस्तों, आपको उन कथनों पर विचार करना है कौन कौन सी कथन सही हैं। तो उन्होंने 2024 पैरा 50 मीटर एयर राइफल्स में SH1 स्पर्धा कांस्य पदक जीता, नहीं, ये गलत है, पहला तो गलत ही है। कप्तान के रूप में उन्होंने 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया था, बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ही स्वर्ण पदक दिलाया था पहली बार। उन्होंने अपने चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता तथा पैरा ओलंपिक कोटा शामिल किया, बिल्कुल सही है। तो बी और सी सही है, तो बी और सी सही है, वो आपके दे रखे हैं, कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? बी और सी दे रखे हैं आपके ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल भी करंट के परिप्रेक्ष्य में ही है कि हाल ही में अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान एवं पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की। इस निर्माण के लिए निवेश राशि थी वो कितनी थी? 2280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की अनुमति दी थी, इसके लिए निवेश राशि थी वो आपकी थी 4406 करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 4406 करोड़। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका,
राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को एक MOU पर हस्ताक्षर हुए थे? अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आपके हस्ताक्षर हुए थे वो आपके UAE के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका वो भी करंट के परिप्रेक्ष्य में है दोस्तों। राजस्थान के किस शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर के रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड दिया गया था? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, उत्तर प्रदेश। जो अवार्ड दिया गया था वो आपका उदयपुर को दिया गया था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, 51 क्वेश्चन। अगली क्लास में हम आपके यहाँ से आगे क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम और भूटान के ठीक उत्तर में अवस्थित है? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया है कि कौन सा दर्रा है जो सिक्किम और भूटान के उत्तर में स्थित है? तो सिक्किम और भूटान के उत्तर में स्थित है वो दर्रा हो जाएगा आपका जलेपला दर्रा है। कौन सा है? जलेपला दर्रा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो बरालाचा दर्रा है वो आपका जास्कर श्रेणी में है, लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। जोजिला दर्रा है वो लेह से जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। बोमडा दर्रा है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपके जो प्रमुख दर्रे दे रखे हैं वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें क्वेश्चन बनाया है सिक्किम और भूटान के ठीक उत्तर में पूछा है। ठीक उत्तर में है वो आपका जलेपला दर्रा है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू। अपनी तैयारी को जारी रखें। हम यहाँ से आगे के क्वेश्चन को आपको अगली क्लास में सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।